किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो एक नया बिंदु जोड़ा गया है, नया टॉपिक जोड़ा गया है, विराम चिन्ह। ये नया टॉपिक है। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं, क्या होते हैं और कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। पहली बार अपने चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। इस पर जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी पीडीएफ डाल दी जाएगी और जो राजस्थानी शब्दों के जो हिंदी रूप थे उनकी कंप्लीट पीडीएफ है जो एक साथ में ही आज अपलोड कर दी जाएगी और इसकी भी जो पीडीएफ है डाल दी जाएगी। मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर कविताएं वगैरह मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं विराम चिन्ह को। पहले समझ लेते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, क्या है ये। देखिए, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है, रुकता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे बोलते हुए, आपको समझाते हुए मैं बोल रहा हूँ तो कहीं रुक रहा हूँ, कहीं तेज गति से बोल रहा हूँ, तो ये ठहराव बोलने में तो ये साइकिल, लेकिन लिखने में उनको संकेतों के रूप से हम दर्शाते हैं, संकेत रूप में काम में लेते हैं। तो जो वो संकेत होते हैं, वो जो चिन्ह लगाए जाते हैं, वो ही क्या है, विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। स्पष्टता आती है कि पता चल जाए इस वाक्य के अंदर क्या कहा जा रहा है, इसका आशय क्या है, और भाव समझने में क्या होती है, सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग नहीं किया जाए, जहाँ कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाना चाहिए, उसका अगर उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, रोको, कोमा लगाई हुई है, विराम चिन्ह लगाया हुआ, रोको मत जाने दो, कि रोको मत जाने दो। आगे क्या है, रोको मत जाने दो। अब मत के आगे लगा दें यहाँ पर सेकंड वाक्य के अंदर, दूसरे वाक्य में, तो रोको मत जाने दो। तो देखिए, पहले में रोको मत जाने दो, दूसरों में रोको मत जाने दो। इस प्रकार से है जो ये संकेत है, जो विराम चिन्ह है, जो कार्य करते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं और उसके बाद में एक एक को व्याख्या के साथ में देखेंगे, समझेंगे। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह काम में लिए जाते हैं। अल्प विराम, यहाँ पे बिल्कुल एक कोमा है। अर्ध विराम, डॉट और उसके नीचे कोमा है। अपूर्ण विराम, डबल डॉट है। पूर्ण विराम, जिसे हम खड़ी पाई बोलते हैं, पूर्ण विराम, एक डंडा। प्रश्न सूचक चिन्ह यह है। संबोधन, हे, अरे, हे राम, वहाँ पे लगते हैं, आगे हम व्याख्या के रूप में देखेंगे। विस्मय सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम। देखिए यहाँ पर इकहरा, दोहरा ये कहा जाता है। योजक चिन्ह, समास चिन्ह, निदेशक, विवरण चिन्ह, ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है। हंसपद या विस्मरण चिन्ह, यह है क्या, आगे हम देखेंगे। संक्षेपण, लाघव चिन्ह, जैसे हमने लिख दिया माँ के आगे डॉट, फिर सी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस तरीके से, यह है वो संक्षेपण या लाघव। तुल्यता सूचक या समता सूचक, बराबर वाला। कोष्टक, यह है 3 कोष्टक। लोप चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। इतिश्री, समाप्ति सूचक, यह हो गया ऐसे। आगे देखिए, अगला है विकल्प चिन्ह। ये डंडा लगा दे, स्लेश लगा देते हैं कि या तो एक या ये। पुनरुक्ति चिन्ह ऐसे लिखे हुए हैं और संकेत चिन्ह ये स्टार बना हुआ है। देखिए आगे समझते हैं एक एक को। सबसे पहला जो है वो है अल्प विराम। ये यहाँ पर ऐसे आएगा बिल्कुल जैसे कोष्टक में लिखा हुआ है। तो अल्प विराम कहाँ प्रयोग होता है, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में इसका होता है। राम ने आम
कोमा अमरूद कोमा केले आदि खरीदे। तो वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में होता है। एक तो एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में काम आता है। दूसरा, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, जैसे हवा चली कोमा पानी बरसा और ओले गिरे। ठीक है। आगे प्रयोग कैसे होता है? दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर ऐसे प्रयोग होते, जैसे अब्दुल ने सोचा कोमा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो यहाँ पर थोड़ा रुका, ठहरा हुआ। आगे वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर होता है, जैसे ये बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। तो ये बात कोमा यदि सच पूछो तो कोमा मैं भूल ही गया था। उद्धरण चिन्ह के पूर्व में भी जैसे उसने कहा कोमा मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा, यहाँ पे रुके हम, नीचे कोमा लगी हुई, थोड़ा विराम हुआ, और मैं तुम्हें नहीं जानता। समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी प्रयोग होता है। कल गुरुवार कोमा दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। कभी कभी संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है, जैसे राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। अगला, समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी प्रयोग होता है, जैसे विदेह राज की पुत्री वैदेही कोमा राम की पत्नी थी। तो यहाँ पर थोड़ा ठहरा हुआ, विराम लिया, और आगे राम की पत्नी थी। आगे देखिए कि और कहाँ प्रयोग होता है। हाँ कोमा अस्तु के पश्चात, जैसे हाँ तुम अंदर आ सकते हो। हाँ तुम अंदर आ सकते हो। पत्र में अभिवादन समापन के साथ में भी इसका प्रयोग होता है। पूज्य पिताजी कोमा भवदीय कोमा। तो यहाँ पर तो ये हो गया अपना पहला अल्प विराम। पहला कौन सा हो गया? अल्प विराम। कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है ये आपने देखा। वीडियो को आप एक बार और देख लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा है अर्धविराम, डॉट उसके नीचे कोमा, ऐसे, ये अर्धविराम हो गया। अब ये कहाँ प्रयोग होता है? तो वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है, यानी कि वाक्य के ऐसे उपवाक्य जिनको अलग करने में वहाँ पर किनका प्रयोग हुआ है? अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है। जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी कोमा मंदाकिनी कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। फिर ये आगे यहाँ पर अर्धविराम। दूसरी ओर रामगुप्त चंद्रगुप्त शिखर स्वामी, यानी कि सीधा सा अर्थ है जिस सेंटेंस के अंदर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है ना, या जिन वाक्यों में अल्प विरामों का प्रयोग है, तो उन सेंटेंसेस को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग है जो किया जाता है। आगे देखिए, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तब इसका प्रयोग होता है। जैसे सूर्योदय हुआ अर्धविराम, अंधकार दूर हुआ अर्धविराम, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। तीसरा प्रयोग देखिए, मिश्र तथा माफ कीजिएगा, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले वाक्यों के बीच में भी, जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं अर्धविराम वे उन्हें फल देते हैं। आगे देखिए, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनती जीवन है आलस्य ही मृत्यु। उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए भी इसका होता है मेहनती जीवन है आलस्य ही मृत्यु। तो यहाँ पर जीवन है के बीच में ये आ गया। तीसरा है अपना अपूर्ण विराम, 2 डॉट अपूर्ण विराम। तो समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह नहीं हो, समानाधिकरण उपवाक्य जो होते हैं उनके बीच जब कोई संयोजक चिन्ह नहीं होता है ना, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि छोटा सवाल अपूर्ण विराम आ गया बीच में, बड़ा सवाल परमाणु विस्फोट अपूर्ण विराम मानव जाति का भविष्य। अब बात कर लेते हैं पूर्ण विराम की, जिससे आप भली भांति
अवगत हैं। देखिए पहला, साधारण, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। मजीद खाना खाता है, ये लगा दिया हमने डंडा। यदि राम पढ़ता, देखिए कोमा यहाँ पर आ रही है, तो कोमा कौन सा है? अल्पविराम। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, ये यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया आखिर में हमने। जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी, पूर्ण विराम है जो। पूर्ण विराम का मतलब होता है आखिर में लगेगा, पूर्ण समाप्ति पर। आगे देखिए, अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में विराम ही लगता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तो अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक है ये, कि उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? पूर्ण विराम। जैसे अगला, काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में भी पूर्ण विराम लगता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, लग गया यहाँ पर। प्राण जाए पर वचन न जाय। विशेष बात क्या है इसमें? विशेष बात यह है, अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिंदी लगाते हैं। अंग्रेजी का फुल स्टॉप, विराम चिन्ह की जगह कई लोग क्या करते हैं? बिंदी लगाते हैं, जो अंग्रेजी का क्या है? फुल स्टॉप है, का प्रयोग करने लगे। किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ीपाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब सही क्या है हिंदी के अंदर? ये जो खड़ीपाई, ये डंडा है, यही पूर्ण विराम है। बाकी कई लोग आजकल है जो फुल स्टॉप लगा देते हैं, एक डॉट, यानी कि अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप, इसको ही समाप्ति का सूचक यहाँ पर मानने लगे। अगला देखिए अपना, प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम कहाँ रहते हो, लग गया आगे। उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर पर आया या नहीं। आगे देखिए दूसरा प्रयोग कैसे हो सकता है। एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में इसका प्रयोग होता है प्रश्नसूचक चिन्ह का। जैसे गोविंद क्या करता है, कोमा, कहाँ जाता है, कोमा, कहाँ रहता है, ये तुम क्यों नहीं, ये तुम क्यों जानने के इच्छुक हो। तो अल्प विरामों के साथ में वाक्य जुड़ा हुआ है और फिर आखिर में जो होगा वहाँ पर ये प्रश्नसूचक है जो चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है जो लगेगा। ये नहीं क्या गोविंद क्या करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कहाँ जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संबोधक चिन्ह। संबोधक चिन्ह, संबोधन करने वाला। जब किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए तब इसका प्रयोग होता है। इसका हे प्रभु, अब ये जीवन नौका तुम्हें से पार लगेगी, मोहन इधर आओ। तो यहाँ पर संबोधक बुलाया जा रहा, पुकारा जा रहा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब विस्मय सूचक चिन्ह, यहाँ पर वाक्य की प्रकृति देखकर, वाक्य का भाव देखकर हमें अंदाज लगाना है कि यहाँ पर ये विस्मय सूचक का काम कर रहा है या संबोधक का काम कर रहा है, दोनों एक है। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में ये लगता है। वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, वाह क्या ही सुंदर दृश्य, हाय अब मैं क्या करूं। हाय के आगे देखिए, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। तो यहां पर ऐसे समझ गए। अब अगला है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतरण चिन्ह का। इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम भी कहते हैं। जैसे नीचे विराम अपन ऐसे लगाते हैं तो ये ऊपरी विराम है, तो ये ऊपरी विराम भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। देखिए पहला तो होता है इकहरा, यानी कि एक एक ऐसे लगा दिया केवल। तो जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इनका उपनाम है, तो उपनाम के देखिए दोनों तरफ इकहरा लगा हुआ है, ओज के कवि हैं।
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। यहाँ पर इस पुस्तक का ग्रंथ का नाम आ गया, तो यहाँ पर ये इकहरा लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब दोहरा कहाँ पे लगेगा, ये डबल कहाँ लगेगा उद्धरण चिन्ह। वाक्यों को उद्धृत करते समय कोई वाक्य कहा है किसी ने, वहाँ पर महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, ऐसे। अगला है अपना योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये इस तरह का योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में भी। सुख योजक चिन्ह आ गया बीच में, सुख दुख। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह, प्रेम और सागर के बीच में योजक चिन्ह। ये पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी अगर एक ही शब्द दोबारा प्रयोग में किया जा रहा है, पुनरुक्ति हो रही है उसकी, तो भी योजक चिन्ह लगेगा। जैसे पात पात, इसके बीच में आ गया योजक चिन्ह। डाल डाल, धीरे धीरे। तुलनावाचक सा सी से के पहले भी, जैसे भरत सा भाई, तुलनावाचक हो कोई तो भरत और सा के इसमें के बीच में आ जाएगा योजक चिन्ह, भरत सा भाई। यह तो यशोदासी माता, माफ कीजिएगा, यशोदासी माता। अगला देखिए, अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच एक तिहाई आ गया, एक चौथाई, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगेगा। यानी कि संख्याओं और उनके अंशों के बीच में भी योजक चिन्ह है जो लगेगा। निर्देशक, अब हम बात करते हैं किसकी, निर्देशक की। ये थोड़ा बड़ा होगा, निर्देश कर रहा है। निर्देशक कहाँ लगता है, पहले तो नाटकों के संवादों में जो डायलॉग होते हैं, नाटकों के अंदर जो संवाद चलता है किसी के बीच में, तो वहाँ पर जैसे मनसा कहती है बेटी यदि तू जानती, फिर मणिमाला कहती है क्या, तो मनसा के आगे मणिमाला के आगे क्या लिखा, ये निर्देशक है, निर्देश कर रहा है ये। दूसरा प्रयोग कैसे होता है, जब परस्पर संबद्ध या समान कोटि की कहीं एक वस्तु का निर्देश किया जाए। जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पर निर्देशक लग गया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते, यहाँ पर ये लगा दिया निर्देशक, पर अब। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लगा जाए, वाक्य के भीतर कोई वाक्य लगा जाए, वहाँ पर भी निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, ये लगा दिया यहाँ पर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, फिर लगा दिया भारत के महान विभूति थे। अगला देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह 2 बिंदु लगा के ऐसे लगाना, ये डैश, विवरण चिन्ह। तो जब किसी विवरण चिन्ह का मतलब कोई आपने लिख दिया बिंदु, कोई प्रकरण लिख दिया, फिर उसके बारे में विवरण दे रहे हो वहाँ पर, तो वहाँ पर ये लगेगा। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, फिर विवरण चिन्ह लगाया, क्या क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषोत्तम का यहाँ पुरुषार्थ का यहाँ पर विवरण कर दिया। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, ये लगा दिया सर्वनाम के विशेषण की। अगला है हंस पद। हंस पद को हम क्या कहते हैं, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। यह है ऐसे, देखिए कई बार आप कोई लाइन लिखते हैं और लिखते लिखते कोई कि राजस्थान की राजधानी है, तो आपने राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर लिखना भूल गए, तो फिर राजधानी है, राजधानी और है के बीच में आप ऊपर ऐसे लगाओगे और ऊपर लिख दोगे जयपुर है। ठीक है, यह है होता है हंसपद या विस्मरण चिन्ह। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है, छूट जाता है, भूल जाते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उसको ऊपर है जो लिख दिया जाता है वाक्यांश को। मुझे आज जाना है, अब मुझे आज जाना है, कहाँ जाना है ये पता नहीं, मैं भूल गई कि अजमेर जाना है, या मैं भूल गया कि अजमेर जाना है, तो मुझे आज कहाँ पर जाना है, अजमेर जाना है। ऐसे करके मैंने क्या लिख दिया, ऊपर अजमेर है जो लिख दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अगला है अपना संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह यहाँ पर 0 लिखा हुआ, लेकिन ये डॉट समझ लीजिए आप, संक्षेपण चिन्ह यानी डॉट।
जैसे कि संक्षेप चिन्ह को अपन कहते हैं लाघव चिन्ह भी, जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आद्य अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग है जो किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है पूरा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, से ये लाघव चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, रा डॉट से, तो इसको क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो हम क्या करते हैं, मा डॉट शी डॉट बोर्ड, तो ये जो डॉट लगाते हैं ये क्या है, लाघव चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे, मोहनदास करमचंद गांधी, जैसे ये होता है पूरा नाम, इसको क्या कर दिया, मो लाघव चिन्ह, क लाघव चिन्ह, गांधी। डॉक्टर राजेश को डॉ के आगे ये लगाते हैं अक्षर, हम यही लगाते हैं, लाघव चिन्ह लगाते हैं डॉ के आगे, ये डॉक्टर हो गया। अगला देखिए, तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं बराबर वाला, तुल्यता या समता सूचक। तो किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान तुल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग है जो किया जाता है। यथा भानु समता तुल्य चिन्ह और सूर्य, भानु बराबर सूर्य, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो यहाँ पर तुल्यता के लिए ये संकेत जो प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कोष्टक का प्रयोग, अलग अलग कोष्टक है। गणित में आपने देखा होगा, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मजला कोष्टक। देखिए कि कोष्टक खोलते हैं, गणित में सवालों में होता है। पहला प्रयोग कैसे होता है, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मोह की उपमा मयंक कोष्टक में चंद्रमा से दी जाती है। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मोह की उपमा मयंक कोष्टक में लिख दिया हमने चंद्रमा, तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, नाटक में संवाद चला लेकिन हमें यह पता नहीं चला उसका भाव क्या है, तो उसके भावों को प्रकट करने के लिए कोष्टक में लिख दिया। जैसे कोमा मैं क्या न करूं, तो कोमा ये बोल रहे कि मैं क्या न करूं, लेकिन उसका भाव प्रकट करने के लिए कोष्टक में हमने लिख दिया खिन्न होकर, कि वो खिन्न होकर बोल रहे कि मैं क्या न करूं। फिर ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। अगला चिन्ह है अपना लोप चिन्ह, डॉट 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 लिखते हैं ना, लोप चिन्ह, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, उसमें आता है ना डॉट डॉट डॉट। तो लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए अंश के समान के स्थान पर या तो ऐसे ऐसे लिख देता है या फिर डॉट 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 लिख देता है। तुम्हारा सब काम करूँगा, डॉट डॉट लिख दिया, बोलो बड़ी माँ, फिर डॉट डॉट, ठीक है, यह है लोप चिन्ह। तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो, आगे ये लिख दिया कि बोलो तुम्हारा क्या जवाब है। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, आप अभी तो नहीं करते, पहले 10वीं 12वीं कक्षाओं में सवाल करते थे, या अभी भी कोई नोट्स बनाते हो तो कि एक टॉपिक के नोट्स हो गए तो फिर क्या करते हो, ये डंडा खींचा जीरो लिखा, ये डंडा खींचा जीरो लिखा, ये डंडा, इस तरीके से इतिश्री या समाप्ति चिन्ह होता है। ये किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का है जो प्रयोग है जो किया जाता है। इतने दिन करते आए होंगे लेकिन पता नहीं होगा इसका वास्तव में भी इसका कुछ अर्थ होता है, कुछ मतलब होता है, तो ये कहलाता है इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। अगला है अपना विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह ये अपन डंडा लगाते हैं बीच में ऐसे तिरछा, तो जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प, दो में से एक को, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवियत्री या फिर कवियत्री, तो इसमें बीच में ये लगा दिया कि इन दोनों में से क्या है, दोनों में से एक चुनना है आपको, कौन सा सही है। या दोनों शब्द समानार्थी हैं, जैसे जो सदा रहने वाला है, शाश्वत, सनातन और नित्य, इसके लिए भी ये प्रयोग होता है। अब आता है अगला अपना जो चिन्ह है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति ये ऐसे करके, तो जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो, एक तो ऊपर लगते हैं जिसे हम दोहरा कहते हैं, किसी वो वाक्य किसी कथन होता है उसको ज्यों का त्यों लिखना होता है तो वो तो ऊपर लगता है, लेकिन किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
समझ गए? जैसे श्री सोहनलाल, श्री गोविंदलाल, यानी कि जो श्री है लिख दिया, फिर लाल लाल है, श्री सोहनलाल, श्री गोविंदलाल। अगर सेम ऊपर वाली बात नीचे लिखनी हो अपन को, डॉट ये ऐसे लगा देते हैं, जो कहते हो नीचे लिखने के लिए। और आखिरी है संकेत चिन्ह। आखिरी क्या है? संकेत चिन्ह, जो विशेष करने के लिए होता है, जिसमें अपन ऐसे भी प्रयोग करते हैं, स्टार का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया अपना विराम चिन्ह, जो नया टॉपिक जोड़ा है वो। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। पहली बार अपने चैनल पर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।